गांव के बाहर एक छोटा सा होटल था जिसकी मालकिन एक औरत थी जो हमेशा अपना मुंह छिपाए रखती थी। गांव का कोई भी आदमी वहां पर नहीं जाता था क्योंकि पूरा दिन और रात वो औरत घर घर खाने की डिलीवरी करने जाती थी। पर एक दिन शाम ने उस औरत के होटल के बगल में अपनी एक होटल खोल दी। शाम दिन भर लोगों को होटल में खाना खिलाता और रात को घर पर फूड डिलीवर करता। उसने डिलीवरी करने के लिए मंगू और तानू ये दो आदमी रखे थे। कुछ ही दिन बाद सारे लोग शाम के होटल में जाने लगे और औरत का होटल सूना पड़ गया। उससे कोई भी फूड डिलीवरी नहीं लेता था। औरत को शाम पर बहुत गुस्सा आने लगा। एक रात शाम अपने होटल में पैसे गिन रहा था, तभी उसे दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया। अरे कौन है वहां? अरे कोई बोलता क्यों नहीं है? होटल बंद हो चुका है, कल सुबह आना। धीरे धीरे वो साया बड़ा होता गया और आखिर में वो औरत दरवाजे से अंदर आई। शाम उस औरत को देखकर चौंक गया। ओह तुम, अब बताओ क्या लेने आई हो? तुम्हारी जान। क्या? अरे पागल है क्या तू? चल जा, सुबह बात करेंगे। अपना होटल बंद करो वरना मारे जाओगे। शाम ने डरते हुए कहा। तू अकेली औरत मुझे मारेगी? जा जा, नहीं करता बंद। शाम की बात सुनकर औरत को गुस्सा आया और उसने अपना घूंघट उठाकर अपना असली चेहरा शाम को दिखाया। उसका चेहरा बेहद बदसूरत और खतरनाक लग रहा था। धीरे धीरे उसका सारा शरीर भयानक दिखने लगा और वो औरत एक चुड़ैल में बदल गई। उस चुड़ैल को देख शाम डरकर भागने लगा। चुड़ैल ने उसका पीछा किया पर शाम रसोई घर में जाकर छिप गया। चुड़ैल ने उसे ढूंढकर हवा में उछाला और जमीन पर पटक दिया। लोगों को खाना खिलाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब तुम खुद भी खाओ। चुड़ैल बहुत गुस्से में थी। उसने रसोई घर में जितना भी खाना था सारा शाम को खिलाना शुरू किया। जैसे जैसे खाना शाम के पेट में जा रहा था उसका पेट फूलता गया। थोड़ी देर बाद शाम खाने से इनकार करने लगा क्योंकि उसका पेट बहुत फूल रहा था, पर चुड़ैल उसे जबरदस्ती खिला रही थी। अंत में शाम का पेट इतना भर गया कि वो एकदम से फट गया। शाम का खून और शरीर के टुकड़े सारे रसोई घर में बिखर गए। बहुत सारा खून और खाना चुड़ैल के मुंह पर उड़ा और वो उसी हालत में जोर जोर से हंसने लगी। मंगू और तानू अपनी अपनी साइकिल पर फूड डिलीवरी करने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक उन्हें सामने से एक साया उनकी तरफ आता दिखा। मंगू ये देखकर डर गया। अरे सामने भूत है, चल वापस चलते हैं। अबे भूत नहीं, गांव का ही कोई है। खाना कब तक मिलेगा ये पूछने आया होगा। चल। दोनों ही आगे बढ़ते रहे और वो साया भी उनके नजदीक आता गया। कुछ देर बाद वो साया अचानक से गायब हो गया। अब की बार मंगू और तानू दोनों ही डर गए। दोनों बीच में ही रुक गए। भाई तानू, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अरे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो दोनों वहीं पर बीच रास्ते में खड़े थे कि अचानक से ऊपर से वो औरत उनके सामने उड़ती हुई नीचे आई। मंगू डर के मारे चिल्लाने लगा।
चुप हो जाओ। ये सब खाना मुझे दे दो और भाग जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, हम नहीं देंगे। ये गांव वालों का है और मालिक ने हम पर जिम्मेदारी दी है। ठीक है, तो तुम्हें भी तुम्हारे मालिक के पास भेजना पड़ेगा। मंगू जैसे तैसे करके वहां से भाग गया, पर तानू भागते भागते नीचे गिर गया। चुड़ैल तानू को मारने के लिए आगे बढ़ी। चुड़ैल ने तानू को हवा में उठा लिया और दोनों साइकिल उस पर दे मारी। इसकी वजह से तानू बहुत घायल हुआ, पर मरा नहीं। उसको जिंदा देखकर चुड़ैल ने फिर से दोनों साइकिल उस पर फेंकी और उसे अधमरा कर दिया। तानू का बहुत खून बहने लगा और आखिर में चुड़ैल ने तानू को जान से मारने के लिए उसे एक पत्थर पर फेंक दिया। सर पर चोट लगने की वजह से तानू वहीं पर मर गया। चुड़ैल ने सारा खाना लिया और एक एक करके उसे देखने लगी। इन गांव वालों ने मेरा खाना ठुकरा कर इस खाने को पसंद किया। अब तो उन्हें ये खाना खिलाना ही पड़ेगा। चुड़ैल ने सारा खाना जमीन पर रखा और हाथों को उस पर रखकर जादू करने लगी। धीरे धीरे चुड़ैल के हाथों से धुआं निकलने लगा और वो पूरे खाने पर फैल गया। ये देखकर चुड़ैल जोरों से हंसने लगी। अब मजा आएगा। चुड़ैल वो सारा खाना लेकर गांव में आई और एक घर के सामने आ पहुंची। वो दरवाजा खटखटाने लगी। एक आदमी ने वो दरवाजा खोला। वो उस औरत को देखकर चौंक गया। मगर हमने तो तुमसे नहीं, शाम से खाना मंगवाया था। ये उसी होटल का है, बस मैं देने आई हूँ। वो आदमी खाना लेकर अंदर चला गया और उसी तरह वो चुड़ैल फिर से औरत बनकर एक एक घर में जाकर खाना देने लगी। जितने भी लोगों ने खाना मंगवाया था वो सब खाना खाकर जो सो गए तो सुबह उठे ही नहीं, क्योंकि उस चुड़ैल ने उस खाने में जहर मिला दिया था। उस हादसे के बाद लोगों ने चुड़ैल के होटल से खाना मंगवाना बंद कर दिया। अविनाश एक बड़े घर का लड़का है। कॉलेज की लास्ट ईयर की पढ़ाई कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली थी। हमेशा की तरह अविनाश न्यू बाइक से कॉलेज आया। ओ भाई साहब, ये स्पोर्ट बाइक तूने ले भी ली? हाँ, 2 दिन पहले ही डैड को बोला था इस बाइक के बारे में, और अगले दिन देखा तो बाइक घर के बाहर खड़ी थी। क्या नसीब लेके पैदा हुआ है यार तू। थोड़ा मुझे भी दे देता तो रोज की तरह बस में धक्के तो नहीं खाने पड़ते। तुझे कुछ पता करने कहा था, तूने किया कि नहीं? अरे यार, तू पागल हो गया है गौरी के पीछे। भूल जाना उसे। देख, कॉलेज में उससे भी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं दोस्त। सीधा सीधा बोल, गौरी किस लड़के से प्यार करती है? अगर तू पता नहीं लगा सकता तो मैं खुद पता लगा लूंगा। अरे अरे रुक, मैंने पता लगाया है। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। क्या बात कर रहा है यार? एक बार फिर उससे प्रपोज करके देखता हूं। अरे सुनता तो जा, उसे तुझ में भी इंटरेस्ट नहीं है। अविनाश गौरी को बहुत पसंद करता था, पर गौरी को अविनाश में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था।
गौरी, आई लव यू। तुझे कितनी बार कहूँ, मैं तुझसे प्यार नहीं करती। हर बार पूरे कॉलेज के सामने अपनी बेइज्जती कराने क्यों चला आता है तू? पर क्यों? तू मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? क्या कमी है मुझ में, बोल। तुझ में कोई कमी नहीं है, पर मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने पहले ही पता लगा लिया है, तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तू एक नंबर का चिपकू है। हर बार की तरह गौरी अविनाश को इस बार भी मना कर देती है। अविनाश कैसे भी कॉलेज खत्म होने के पहले गौरी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। इस बार भी मना कर दिया उसने मुझे। तेरा मुंह देख के समझ गया था मैं। गौरी ने इस बार भी तुझे मना ही किया होगा। यहां देख, कॉलेज की सबसे हॉट लड़की तुझे भाव दे रही है और तू उस गौरी के पीछे पड़ा है। अरे छोड़ना यार। अरे एक बार देख तो ले। मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, तू और खराब मत कर। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि गौरी में ऐसा क्या है जो तू उसके लिए इतना पागल है। पता नहीं यार, पर उसमें कुछ अलग ही बात है। ऐसे ही रोमियो की तरह प्रपोज करता रहा ना, तो बेटा इस जन्म में गौरी तेरी होने से रही। अरे यार, तो क्या करूं मैं? काला जादू कर उस पे, फिर देख कैसे भागते हुए आएगी तेरे पीछे। काला जादू? ऐसा कुछ नहीं होता, चल चल। ओ भाई साहब, सब होता है पर कोई बोलता नहीं। तुझे पता है ना मेरा बाप कितना बड़ा कंजूस है। अरे मक्खी चूसे एक नंबर का। कितने सालों से मेरी माँ कार लेने के लिए बोल रही थी, पर नहीं, उन्होंने नहीं ली। फिर मेरी माँ मंदिर के पीछे जो खंडर है ना, हाँ, वहां एक काला जादू करने वाली बुढ़िया बैठती है। उसने माँ को कोई पाउडर दिया और बोली दूध में डाल के पिला देना अपने पति को। 2 दिन के अंदर अंदर कार आ गई मेरे घर पे। बाप रे, क्या बात कर रहा है? अविनाश पूरी रात करण की कही काले जादू की बात के बारे में सोचता रहा। क्यों ना मैं भी काला जादू का सहारा लूं, गौरी को अपना बनाने के लिए। रात के 2:30 बजे अविनाश मंदिर के पीछे खंडर में चला जाता है, काला जादू करने वाली बुढ़िया को ढूंढने के लिए। अरे बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी अम्मा, कोई है क्या यहां? तभी अविनाश देखता है काला जादू करने वाली बुढ़िया आग के सामने कोई टोटका कर रही थी और साथ ही कच्चा मांस भी खा रही थी। कौन है तू? मेरा टोटका खराब कर दिया। मुझे आपके काले जादू की जरूरत है। क्या? मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, पर वो मुझे घास तक नहीं डालती। क्या आप उसे मेरी बना सकती हो? बस इतनी सी बात के लिए आधी रात को तू मेरे पास आया है? जी। क्यों ना इस काले जादू से मैं तेरी ही जान ले लूं। ऐसे मत कीजिए, देखिए आप जो कहेंगी वो मैं करूंगा। ठीक है, 3 किलो कच्चा मांस और 3 बोतल दारू लेकर आना। हाँ हाँ, मैं ये सब ले आऊंगा। तू किसी से कहेगा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कल सब ले आना और साथ ही जिस लड़की से प्यार करता है उसका एक बाल भी ले आना। चल अब जल्दी जा यहाँ से, वरना तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अविनाश डर के भागने लगता है। तभी एक आत्मा उसे धक्का देती है। अविनाश उड़ते हुए खंडर के बाहर गिर जाता है। बाप रे,
अविनाश झट से कार में बैठ गया और घर की तरफ निकल पड़ा। अगले दिन अविनाश बुढ़िया के पास आता है, गौरी के बाल ले आता है और बुढ़िया ने जो जो मांगा था वो सब कुछ भी लेकर आता है। आ गया तू मजनू की औलाद, ला मेरी दारू की बोतल और कच्चा मांस। अविनाश ने बुढ़िया को सब दे दिया जो जो बुढ़िया ने मांगा था। और ये है गौरी का बाल। पहले मुझे कच्चा मांस खाने और दारू पीने तो दे। ये सब आप अकेले खाओगे? ये दोनों आत्माएं भी तो हैं खाने और पीने के लिए। मुझे डर लग रहा है, आप मेरा काम कर दीजिए पहले। ये लो गौरी का। चैन से पीने भी नहीं दे रहा। ठीक है, दे उसका बाल और एक तेरे सर का बाल भी। बुढ़िया ने गौरी और अविनाश का बाल एक साथ बांध दिया और कुछ मंत्र पढ़ के बाल जला दिए। जा, तेरा काम हो गया। अब सच में गौरी मुझसे प्यार करेगी ना? मरते दम तक। जब तक तुम दोनों में से कोई मर नहीं जाता तब तक ये काला जादू चलता रहेगा। अगले दिन अविनाश कॉलेज जाता है और गौरी उसे ही देख रही होती है। अविनाश ने कई बार नोटिस किया, गौरी की नजर उस पर ही थी। कुछ देर बाद गौरी जोर से अविनाश को आवाज देती है। पहली बार गौरी ने अविनाश को बुलाया था। अविनाश बहुत खुश होता है। अविनाश! अविनाश हैरान होकर देखता रहता है। आई लव यू अविनाश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अविनाश गौरी को गले लगा लेता है। अविनाश गौरी से बहुत प्यार करता है। अब दोनों एक साथ घंटों घंटों बातें करते घूमते फिरते थे। गौरी का प्यार हर दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन अविनाश रानी से बात कर रहा था, तभी गौरी वहां आ जाती है। अविनाश चलो कैंटीन चलते हैं। हाँ तो चल, मैं आता हूं। अभी चल अविनाश। देखते ही देखते गौरी का ये प्यार ऑब्सेशन में बदल जाता है। अब हर दिन गौरी अविनाश का फोन चेक करती है। उसे किसी और लड़की के साथ बात करने नहीं देती। जब अविनाश गौरी का फोन नहीं उठाता, तब गौरी सबके सामने अविनाश को उल्टा सीधा सुना देती है। अब गौरी अविनाश के प्यार में पागल हो गई थी और अविनाश गौरी से तंग आ चुका था। अरे यार, तूने मेरा सांस लेना मुश्किल कर दिया है। मेरे सर पे मुसीबत की तरह घूमते रहती है। किसी भी लड़की से बात करता हूं तो तू बीच में आ जाती है। अरे तू ज्यादा सीरियस मत ले मुझे, हमारा बस टाइम पास ही है, समझी ना? मैं तो बहुत सीरियस हूँ। मैं तुमसे ही शादी करूंगी। क्या? और हमारे बच्चे भी होंगे। अरे तू क्या पागल है? ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तू मेरा पीछा छोड़ दे प्लीज। ना मैं किसी के पास जाऊंगी और ना तुझे किसी के पास जाने दूंगी, समझा ना? गौरी की आंखों में गुस्सा था। उसकी आंखें लाल थी। ये देख के अविनाश डर जाता है और फिर से बुढ़िया के पास चला जाता है। अरे मेरे गले में क्या डाल दिया तूने बुढ़िया? मेरा सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है उसने। गौरी पे जो काला जादू किया था ना तुमने, उसे हटा दो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। मैं तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ। यहाँ आवाज नीचे करके बात कर। तभी पीछे से गौरी भी आ जाती है। देख,
यहाँ भी मेरे पीछे आ गई तू। अरे मुझे ये गौरी नहीं चाहिए। ये तो मेरी बच्ची माया है, गौरी के शरीर में। क्या? और ये तुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे इससे पीछा छुड़ाना है। पर माया तेरे साथ बहुत खुश है, और जिसमें बेटी की खुशी, उसमें माँ भी खुश। अविनाश बुरी तरह डर जाता है। वो अपनी बचपन की फ्रेंड रानी के पास पहुंच जाता है। अरे अविनाश, तू? वो भी इतनी रात में? आज तेरी गौरी साथ नहीं है क्या? अविनाश रोते हुए रानी को सारी बातें बता देता है। अविनाश, तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तभी गौरी दोनों को गले लगते हुए देख लेती है। मेरे अविनाश को छुएगी? गौरी रानी का सिर दीवार में पटक पटक के रानी की जान ले लेती है। ये सब कुछ देख अविनाश चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। रानी! गौरी के हाथ रानी के खून से सने हुए हैं। उसी हाथ से गौरी अविनाश का चेहरा साफ करती है। अविनाश के चेहरे पे पूरा खून खून लग जाता है। मुझे जाने दो। अविनाश, तू थक गया है ना? आजा, मेरी गोद में सर रख के सो जा। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। तुझे मैं क्यों मारूंगी? तू सो जा। मुझे जाने दो। सोने को कह रही हूँ ना, सो सो। गौरी अविनाश के छाती पे मारते मारते उसे जान से मार देती है और गौरी भी बेहोश हो जाती है। माया की आत्मा गौरी के शरीर से निकल जाती है। जब गौरी होश में आती है तो उसे कुछ याद नहीं होता उसने क्या क्या किया है। अविनाश और रानी की लाश इतनी बुरी हालत में देख गौरी जोर से चिल्ला उठती है। राहुल एक 16 साल का लड़का अपने कमरे के बेड पर बैठा हुआ है। कमरे की दीवार पर पबजी का पोस्टर लगा हुआ है। राहुल अपने मोबाइल में पबजी खेल रहा है। तभी उसे किचन में काम कर रही माँ की आवाज आती है। ये पबजी की दुनिया से बाहर आओ और देखो असली दुनिया में क्या क्या हो रहा है। स्कूल से लगातार तुम्हारे स्टडी की खराब रिपोर्ट आ रही है। बंद करो पबजी और स्टडी करो। राहुल माँ की बातों को अनदेखा करते हुए, माँ, पबजी की दुनिया में जो मजा है वो इस दुनिया में कहाँ? रुक जाओ 10 मिनट, फिर करता हूँ स्टडी। तभी राहुल के मोबाइल पर एक मैसेज दिखता है और फ्लैश होता है, पबजी बैंड इन इंडिया। राहुल के चेहरे पर हैरानियत और नाराजगी भी। हे भगवान, अब मैं कैसे जीऊंगा? मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। राहुल अपना मोबाइल बेड पर फ्रस्ट्रेशन से फेंकता है। अचानक से कमरे की लाइट शुरू बंद होने लगती है। राहुल की आंखों में डर दिखाई दे रहा है। किचन में भी लाइट शुरू बंद होने लगती है। माँ भी थोड़ी डर सी जाती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर कहती है, राहुल जरा चेक करो तो क्या हो रहा है। लगता है फ्यूज में फिर से प्रॉब्लम आ रही है। माँ को राहुल के कमरे से कुछ बहुत जोरों की गड़गड़ाने की आवाज आ रही है। माँ जल्दबाजी में राहुल के कमरे की ओर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। राहुल, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलता नहीं है। माँ जोर देकर दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है, लेकिन उसे राहुल दिखाई नहीं दे रहा है। माँ घबरा जाती है। राहुल, राहुल!
एक घने जंगल में राहुल को होश आता है। राहुल चारों ओर चौंक कर देख रहा है। चेहरे पर थोड़ा डर और आश्चर्य है। मैं यहाँ कैसे आया? इतना घना जंगल। माँ कहाँ है? माँ, माँ! तभी उसे कुछ गुरगुराने की आवाज आती है। राहुल पलटकर देखता है तो सामने उसे एक बलशाली आदमी जो कि आर्मी की पैंट पहने हुए और राहुल की तरफ बढ़ रहा है। राहुल चिल्लाता है और वहाँ से भाग जाता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। राहुल की सांसें फूल रही है। वो पेड़ की आड़ में झांक कर पीछे देखता है तो उसे वही आर्मी मैन उसकी तरफ आते हुए दिखता है, जैसे वो सिर्फ राहुल को मारना ही चाहता है। उसके चेहरे पर लगी वॉर पेंट और गुस्सेल चेहरा दिखाई दे रहा है। कौन है ये आदमी और मेरी जान का दुश्मन क्यों बना बैठा है ये? मैंने ऐसा क्या किया? हे भगवान, मुझे बचाओ इससे प्लीज। तभी राहुल को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। कहाँ हो तुम? हमें नए प्लेयर्स के लिए रेडी होना चाहिए, चलो। वो आर्मी मैन गुर्राता है और वहाँ से चल देता है। राहुल को थोड़ी तसल्ली मिलती है। उसके चेहरे पर सुकून है और वो एक लंबी सांस लेता है। राहुल जंगल में चल रहा है और वो देखता है कि दूर एक कुटिया के दरवाजे से छनकर एक रोशनी आ रही है। गौर से देखने पर उसे कुटिया के ऊपर पबजी का झंडा भी दिखाई दे रहा है। राहुल उस तरफ डरते हुए बढ़ता है। हेलो, कोई है अंदर? मुझे मदद चाहिए। कुटिया का दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। अंदर एक खूबसूरत सी लड़की पबजी के कपड़े पहने हुए एक मनमोहक हंसी के साथ राहुल का स्वागत कर रही है। राहुल देखता है कि उसके कपड़े पर बैज है जिस पर लिखा हुआ है सारा पबजी गाइड। राहुल आश्चर्य से देखते हुए पूछता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और ये सब क्या हो रहा है? सारा उसे सारा मामला बता रही है। राहुल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई है। वो थोड़ा तिलमिलाते हुए कहता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। सारा के चेहरे पर एक रहस्यमयी हंसी है और फिर राहुल की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सारा और बाकी खिलाड़ी राहुल को बैटल ग्राउंड पर ट्रेन कर रहे हैं। वो उसे दौड़ लगवा रहे हैं, जंप, शूटिंग, हैंड कॉम्बैट एंडी के साथ करवा रहे हैं। एंडी एक बलशाली इंसान है। राहुल को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, पर धीरे धीरे वो एक अच्छा खिलाड़ी बनता जा रहा है। राहुल थका हुआ है पर जोश में दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं और मेहनत करूंगा। और अब युद्ध का दिन आ गया है। सभी प्लेयर्स युद्ध भूमि पर आ गए हैं। एंडी और सारा भी वहीं पर है। वो राहुल की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तभी जमीन थर्राने लगती है और जमीन दो हिस्सों में पानी से बट जाती है। सभी लोग बिखर जाते हैं। सारा चिल्लाकर राहुल को सूचित करती है। राहुल युद्ध भूमि पर अपनी एक नजर डालता है और थोड़ा असहज लग रहा है, पर उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। वो हथियार और सप्लाईज इकट्ठा करता है। युद्ध शुरू हो जाता है। राहुल एक पेड़ के पीछे दुश्मन की ताक में छिपा बैठा है। लोगों की चीखें और गन शॉट्स सुनाई दे रहे हैं। राहुल मैप चेक करता है और देखता है कि सिर्फ 10 सर्वाइवर ही बचे हैं। हमें उसका आत्मविश्वास उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। मुझे ये जंग जीतनी ही होगी। मुझे घर वापस जाना है। मैं जीतूंगा। तभी नरेटर की आवाज आती है। राहुल सुन रहा है। अभी तो 20 मिनट भी नहीं हुए हैं, जल्दी खत्म कर दो। ठीक है भैया, लास्ट सीन में फिनिश कर देता हूँ। फाइनल सर्कल में सिर्फ राहुल और एंडी बचे हुए हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। युद्ध अपने उच्चतम शिखर पर पहुँच चुका है। आखिर में राहुल एंडी को हराकर जीत जाता है और अनाउंसमेंट होती है, विनर विनर चिकन डिनर। हे, मैं जीत गया। ये धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती है। वो उठकर बैठता है। बगल में रखे पानी के ग्लास से वो पानी पीता है, थोड़ा संभालता है। राहुल सोच में डूबा हुआ है और अपने आप से कहता है, अरे यार, ये सपना था कि हकीकत। राहुल पबजी के पोस्टर की ओर देखता है और अपना मोबाइल उठाकर उसमें से पबजी ऐप
अनइंस्टॉल करता है, अपने कमरे से निकलकर अपनी माँ के पास जाता है, माँ को हग करता है। माँ उसे देखकर मुस्कुरा रही है और राहुल भी हंस रहा है। माँ उसके बालों को संवारती है। सॉरी माँ, आज से मैं आपके साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करूँगा। पबजी को अपना राम राम। राहुल और माँ ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। सवाई माधोपुर में गोपाल सिंह का राजघराना आजादी के 75 साल बाद भी आज वही शाही जिंदगी जी रहा था। आम जनता के लिए वही वहां के राजा और प्रजापालक है। गांव में होने वाली छोटी मोटी घटनाओं की पुलिस तक खबर पहुंचने के पहले ही उसका निराकरण कर देते। उनका बेटा राज प्रताप अभी हाल ही में यूएसए से अपनी पढ़ाई पूरी कर यहां अपने पिता के साथ हाथ बटाने के लिए आ गया था। डाइनिंग टेबल पर लंच करते हुए ठाकुर गोपाल सिंह अपने बेटे से बोले, बेटा, मुझे तो लगा ही नहीं था कि एक बार विदेश जाने के बाद तुम लौट कर आओगे। अच्छा है, तुम्हें भी अपने पूर्वजों की मान मर्यादा और उनके गौरव का ध्यान है। पिताजी, जो बात अपने देश की मिट्टी में है वो विदेश में कहाँ? मैं यहीं आपके बिजनेस में हाथ बटाऊंगा। तो बताओ, तुम्हारा क्या प्लान है? पिताजी, आजकल रॉयल फैमिलीज अपने किलों को रेनोवेट कर शादी और स्टे के लिए उसे रिजॉर्ट में बदल देते हैं। वैसे तो राजस्थान में इस तरह की कई सारे रिजॉर्ट हैं, मगर मैंने सोचा है कि हमारा जैसलमेर का जो किला है उसे पूरी तरह से रिनोवेट करवाकर रिजॉर्ट बनवाया जाए, ताकि आने वाले लोगों को परेशानी ना हो। वैसे भी जैसलमेर में टूरिस्ट लोगों का बहुत आना जाना रहता है। राज प्रताप की बात सुनकर गोपाल सिंह बहुत तेज गुस्सा हो गए और अपने खाने की थाली पर से उठकर बोले, बेटा, तुम्हें जो कुछ भी करना है यहीं सवाई माधोपुर में करो। जैसलमेर जाने के बारे में सोचना भी नहीं। भूल जाओ कि वहां पर हमारी कोई हवेली भी है। अपने पिता को इस तरह गुस्सा देखकर राज हैरानी से अपनी मां की तरफ देखने लगा, मगर ठकुरानी कलाबाई भी समझ नहीं पाई कि जब भी जैसलमेर की बात होती है तो गोपाल सिंह इस तरह गुस्सा क्यों हो जाते हैं। माँ, अब आप ही पिताजी को समझाइए। बेटा, तेरे पिताजी ने एक बार किसी चीज के लिए मना कर दिया तो फिर उन्हें हाँ करवाना नामुमकिन रहता है। भूल जाओ उस प्रोजेक्ट को। कहकर कला देवी वहां से चली गई, मगर राज प्रताप के मन में अभी भी उसी हवेली को रेनोवेट करने का ख्याल था। जिद में हम आपके ही बेटे हैं पिताजी, आप हाँ करें या ना करें, कल से उस महल का रेनोवेशन का काम शुरू हो जाएगा। राज प्रताप ने अपनी जिद में आकर उस महल में अपने पिता को बताए बिना काम चालू करवा दिया था, मगर उस महल में कुछ ना कुछ घटनाएं अक्सर हो जाती। काम करते हुए मजदूर को अपने आसपास किसी साए के होने का एहसास होता, या फिर कई बार बना हुआ स्ट्रक्चर ही गिर जाता। एक बार ऐसे ही एक मजदूर दीवार की चुनाई कर रहा था। अचानक ही वहां पर तेज हवा आंधी होने लगी और घुंघरू के झंकार के बीच उस मजदूर का थोड़ा सा ध्यान भटका। वह छत की मचान से जमीन पर गिर गया। वहीं उस मजदूर की मौत हो गई। दूसरे मजदूरों ने जब उसे जमीन पर गिरते देखा तो शोर मचाकर उसके आसपास इकट्ठा हो गए, मगर देखते ही देखते उसके शरीर से निकला हुआ खून जो जमीन पर फैला हुआ था उसके शरीर के साथ ही गायब हो गया। कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों की मौत इतना बड़ा बवाल नहीं खड़ा करती जितना बड़ा बवाल लाश का गायब हो जाना कर देती है। यहाँ पर भीड़ क्यों इकट्ठा कर रखे हो? जाओ अपना काम करो। साहब, चांद माल ऊपर से गिरकर मर गया, मगर उसकी लाश गायब है। कितनी बार कहा है नशा कर कर कंस्ट्रक्शन साइट पर मत आया करो। यदि चांद माल ऊपर से गिरा होता तो उसकी लाश यहीं होती। उसकी लाश क्या जमीन खा गई या आसमान निकल गया? बिना सर पैर की बातें मत किया करो। जाओ जाकर अपना काम करो। मगर मैनेजर की बात पर मजदूरों ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके सामने उनके साथी की लाश गायब हुई थी। वो सब लोग तुरंत ठाकुर सिंह के पास पहुंचे और उन सारी घटना की जानकारी दी। मजदूर की बात सुनकर गोपाल सिंह ने तुरंत अपने बेटे को बुलाया और गुस्से में बोले, तुम्हें मना किया था ना, उस महल को भूल जाओ, मगर फिर भी तुमने वहां पर कंस्ट्रक्शन काम क्यों चालू किया? देखो आज क्या हो गया। हाँ पिताजी, मुझे मैनेजर ने बताया, मगर आप खुद सोचिए ना, यदि कोई मजदूर मरा होता तो उसकी लाश कहाँ जाती? मुझे लगता है इस अफवाह में किसी बिजनेस राइवल का हाथ है, क्योंकि वो नहीं चाहता होगा कि हम लोग वहां पर रिजॉर्ट बनाए। तुम्हें कुछ भी नहीं पता बेटा।
हम क्यों मना कर रहे हैं? आज और अभी से वहां पर कोई मजदूर काम नहीं करेंगे। ठाकुर गोपाल सिंह के मना करने पर कोई भी मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं गया, मगर राज प्रताप ने भी जिद में आकर पूरे महल को रिनोवेट करवा दिया। मजदूरों को महल में से एक तहखाना मिला, जिसके अंदर कई सारे बेशकीमती गहने और हीरे जवाहरात थे। राज प्रताप वो गहने अपने साथ लेकर महल आ गया। किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। उस रिजॉर्ट की ओपनिंग पर जब राज प्रताप ने अपने घर के लोगों को इनविटेशन दिया, तो ठाकुर गोपाल सिंह ने उस रिजॉर्ट में पैर रखने से भी मना कर दिया। मगर उनकी पत्नी कला देवी उस रिजॉर्ट में पहुंची। पंडित जी द्वारा पूजा संपन्न करने के बाद पूरे रिजॉर्ट में गंगा जल छिड़कने के लिए दिए गए। जो मजदूर गंगा जल छिड़क रहा था, उसे तहखाने के करीब वाले कमरे में एक तेज झटका सा लगा और वो जमीन पर तड़पते हुए गिर गया और उसका भी धुआं बनकर हवा में गायब हो गया। दूसरी तरफ पंडित जी ने बुरी नजर से बचने के लिए एक कपड़े में नारियल और अक्षत और मूली का धागा दिया। मुख्य दरवाजे की चौखट पर इसे बांध दो। राज प्रताप ने उनके कहे अनुसार जैसे उसे मेन डोर पर बांधा, उस कपड़े में आग लग गई और नारियल जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो नारियल गिरा, ऊपर से पूरी तरह काला था और उस पर कीड़े चल रहे थे। ये क्या अपशगुन हुआ है पंडित जी? मॉम, आप भी ना कितना सोचती हो। दुकानदार ने खराब नारियल दिया होगा। और वो आग, उसके बारे में क्या बोलते हो बेटा? तुम्हारे पापा ठीक ही कह रहे थे। मैं ही गलत थी जो तुम्हारा साथ देने यहाँ आ गई। मैं अपनी बहू को लेकर वापस जा रही हूँ। तुम्हें यदि यहाँ रुकना है तो रुक सकते हो। कला देवी अपने परिवार के सदस्यों को लेकर वहां से निकल गई। दूसरी तरफ सवाई माधोपुर की महल पर काले बादल छाए हुए थे और किसी की जोर से हंसने की आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। जैसे ही वो आवाज ठाकुर गोपाल सिंह के कानों में पड़ी, कौन है यहाँ जो इस तरह जाहिलों की तरह हंस रहा है? तभी घुंघरुओं की आवाज आने लगी। वह हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी पूरी दूर धुआं उठने लगा और ठाकुर गोपाल सिंह की आंखों के आगे उस धुएं से राजपूती महिला का शरीर बन गया, जिसे देख वह हैरानी से बोले, चंद्रमुखी, तुम पहचान लिया गोपाल जी मुझे? हाँ, मैं चंद्रमुखी, आपकी पहली पत्नी। तुम राज की गलती से आजाद हो गई हो, मगर इस बार तुम्हारा ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि कभी लौट कर नहीं आओगी। तुम क्या मेरा बंदोबस्त करोगे? इस बार मैं मुक्त होंगी। अपना बदला लेकर हमेशा के लिए इस लोक को छोड़कर चली जाऊंगी। कला जी और उनका पूरा परिवार वहां आ चुका था। चंद्रमुखी को देखकर कला जी बोली, चंद्रमुखी, तुम तो किसी नौकर के साथ भाग गई थी ना? फिर कैसा बदला? तुम भी इसकी बातों में आ गई। मैं अपने पिता की इकलौती संतान थी। उनका भी धन हड़पने की नीयत से इनके माता पिता ने जबरन इनकी शादी मुझसे कराई। ये शहर में पढ़े लिखे, उनके तौर तरीके अलग थे, मगर मैं गांव की सीधी साधी लड़की। मगर जब ये मेरे साथ खुश नहीं रह पाए तो इनकी माँ और इन्होंने मुझे जैसलमेर के महल के तहखाने में जिंदा ही दफन कर दिया था। भूख प्यास से हाल बेहाल हो गया था। तड़प तड़प कर मरी। इन लोगों ने धन के लालच में मुझे मारा था, तो उसी धन में मेरी रूह बंध गई। जब उस महल में मेरी आत्मा भटकने लगी तो तांत्रिक से मुझे वहां पर बांधकर ये लोग यहाँ आ गए। मगर इसी के बेटे ने मुझे आजाद किया, तो उसी धन्यवाद में मेरी रूह बंध गई। ये भी शायद ईश्वर की मर्जी थी कि मैं अपना बदला ले सकूं। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, क्योंकि ये मेरे सुहाग हैं। सुहाग तो ये मेरा भी है, मगर ऐसे इंसान की सुहागन होने से अच्छा है कि विधवा हो जाओ। कहते हुए चंद्रमुखी भयानक रूप में परिवर्तित हो गई और उसने गोपाल सिंह को गर्दन से उठाया और एक झटके से उसकी गर्दन अलग कर उसके शरीर में आग लगा दी। जैसे जैसे गोपाल का शरीर जल रहा था, चंद्रमुखी को मुक्ति मिलने लगी। मेरा बदला पूरा हुआ। अब ये धन श्रापित नहीं है। तुम लोग इसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना। कहते हुए वो धुआं बनकर गायब हो गई। राज प्रताप ने वो पूरा धन गरीबों की भलाई के लिए लगा दिया और जैसलमेर के रिजॉर्ट से होने वाली पूरी कमाई चंद्रमुखी नाम के ऑर्फनेज के लिए देने लगा। ऋषिकेश शहर में रहने वाले पुलकित के परिवार में उसकी माँ रचना, पिता प्रदीप, चाचा रंजन और चाची प्रिया थे। वैसे तो उनका परिवार देखने में हर दूसरे परिवार की तरह नॉर्मल लगता था, लेकिन उनके परिवार में एक गहरा राज छुपा हुआ था। जी,
3 महीने बाद पुलकित का 20वां जन्मदिन होने वाला है। तो क्या मतलब, आप भूल गए क्या? अरे हाँ, 20वें जन्मदिन से पहले हमें उसकी शादी करानी पड़ेगी। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। बहुत कम समय बचा है, जल्दी से उसके लिए कोई लड़की ढूंढो। कुछ महीने में उसका 20वां जन्मदिन आ रहा है ना। 20वां नहीं, 19वां। आप लोगों को अपने ही बच्चे की जन्म तिथि याद नहीं रहती है। 19वां? हाँ दीदी, 19वां ही तो है। पुलकित का जन्म 2005 में हुआ था और अभी 2024 चल रहा है, तो 19 ही हुआ ना। अरे हाँ, मेरा तो आजकल दिमाग ही काम नहीं करता है। चलो अच्छी बात है, अब हमारे पास और टाइम है पुलकित के लिए लड़की ढूंढने का। पुलकित दूर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। वो उन लोगों के पास आया और बोला, माँ, पापा, मैं आपकी बातें सुन रहा था और मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं 25 साल से पहले कोई शादी वादी नहीं करूँगा। पुलकित, ये कोई मजाक नहीं है। हमारे खानदान पर एक भयंकर श्राप है। श्राप? ये सब तो फिल्मों में होता है चाचा। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। तुम्हारे दादा के छोटे भाई के साथ ये हो चुका है। अगर खानदान के मर्द 20वें जन्मदिन से पहले शादी नहीं करते तो उनके साथ बहुत बुरा होता है। पापा, पहली बात तो मैं इन सब बेतुकी बातों पर यकीन नहीं करता, और दूसरी बात, अभी तो मेरा 19वां जन्मदिन आने वाला है। बाद में देखेंगे क्या करना है, अभी सब ठीक है। पुलकित हंसते हुए अपने कमरे की तरफ चल देता है और उसके घर वालों की चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि श्राप क्या कर सकता है। ऐसे ही 3 महीने बीत गए और पुलकित का 19वां जन्मदिन आ गया। वो अपने दोस्तों समीर, रवि और काजल के साथ पहाड़ों पर पार्टी करने के लिए निकल गया। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। मैंने सुना है तू 20+ हो गई। जन्मदिन मुबारक पुलकित। थैंक यू। चारों लोग कार में मस्ती करते हुए जा रहे थे, पर अचानक चारों ओर का मौसम बदलने लगा। अरे, ये अचानक इतनी ठंड क्यों लगने लगी? यार, ये पहाड़ों का मौसम है, कब बदल जाए कुछ पता नहीं। तभी अचानक एक अजीब सी चीख सुनाई देती है। समीर ब्रेक मारता है। तुम लोगों ने सुना? वो आवाज क्या थी? भाई, मुझे लगता है कि कोई बाहर है। पुलकित, ये क्या हो रहा है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे रुको, मैं देखता हूँ। पुलकित कार से बाहर उतरता है और चारों तरफ देखता है, कहीं कुछ नहीं था। पर तभी अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई। पुलकित गाड़ी की तरफ बढ़ा, पर तब तक गाड़ी चल दी और सीधे खाई में जाकर गिर गई। नहीं! समीर, काजल, रवि! वो रोते हुए जमीन पर बैठ जाता है, पर तभी अचानक कोई आकर उसे हिलाता है। वो समीर था। क्या हुआ पुलकित? तू चिल्ला क्यों रहा है? तू तो हल्का होने उतरा था ना? क्या? मैं चल वापस गाड़ी में बैठ, चल। वो कंफ्यूज सा गाड़ी में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि ये अभी उसके साथ क्या हुआ। फिर वो लोग पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। वो पूर्णिमा की रात थी। समीर और रवि पार्टी के सेटअप में लग गए और काजल चांदनी एंजॉय करने लगी। ये जगह कितनी खूबसूरत है ना, बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा लग रहा है। हाँ, सच कहा। पुलकित का 20वां जन्मदिन यादगार रहेगा। हाँ, पर पता है, मैंने घर वालों को बताया ही नहीं है कि आज मेरा 20वां जन्मदिन है। उन्हें लगता है कि ये 19वां है। क्या? लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? अरे, उन्हें पता चलता कि आज मेरा 20वां जन्मदिन है तो वो आज ही मेरी शादी करा देते, क्योंकि उनका मानना है कि हमारे खानदान के मर्दों पर एक श्राप है कि अगर हमारे 20वें जन्मदिन से पहले शादी नहीं हुई तो कुछ बहुत बुरा होता है। क्या सच में ऐसा है? अरे वो तो बड़ों की बेतुकी बातें हैं, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। सभी जोर से हंसने लगते हैं और पार्टी की तैयारियों में लग जाते हैं। पुलकित केक रखता है और मोमबत्तियां जलाने लगता है। तभी काजल कहती है, अरे ये चांदनी कम क्यों हो रही है? सब आसमान की ओर देखते हैं।
चांद पर धीरे धीरे एक साया सा पड़ रहा था। ये तो चांद पर ग्रहण लग रहा है, पर आज तो ग्रहण की कोई खबर नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? अचानक तेज हवाएं चलने लगती है, मोमबत्तियों की लौ बुझ जाती है, चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा जाती है और तभी एक भयानक चीख सुनाई देती है। ये आवाज कैसी थी? मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। अरे कुछ नहीं है, चलो केक काटते हैं। जैसे ही पुलकित केक काटता है तो केक में से खून निकलने लगता है और खून के साथ निकलते हैं बहुत सारे कीड़े। ये क्या? कहीं तेरे खानदान की वो श्राप वाली बात सच तो नहीं है? ये सुनकर सबकी हलक सूख जाती है। उसी पल अचानक पूरी तरह अंधेरा हो गया। उन लोगों ने मुंह उठाकर देखा तो पूरे चांद पर ग्रहण लग चुका था और फिर सामने की झाड़ियों के बीच से एक अजीब सा क्रीचर प्रकट हुआ। वो क्रीचर बेहद डरावना था। उसका चेहरा इतना भयानक था कि ये समझना मुश्किल था कि उसकी आंखें और नाक कहाँ हैं। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। ये क्या है? हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन तभी वो क्रीचर एक भयानक आवाज में बोलता है, मैं इस खानदान पर लगे श्राप का दूत हूँ और मैं पुलकित को पाताल ले जाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर पुलकित के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ जाती है। नहीं, तू असली नहीं है। वो क्रीचर और पास आता है। उसकी लंबी भयानक उंगलियां पुलकित की ओर बढ़ती है। मैं असली हूँ और तुझे अपने साथ ले जाने आया हूँ क्योंकि ये तेरे खानदान का श्राप है। तेरे 20वें जन्मदिन पर तेरे साथ यही होना था। नहीं, हम तुम्हें पुलकित को ले जाने नहीं देंगे। भागो सब लोग यहाँ से। सब पुलकित को बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रीचर उसके सामने अचानक प्रकट हो जाता है। मुझे सिर्फ पुलकित चाहिए। अगर तुम उसे मेरे हवाले कर दो तो मैं बाकियों को छोड़ दूंगा। हम उसे तुम्हें नहीं देंगे। वो लोग पास में पड़े पत्थर उठाकर उस क्रीचर पर फेंकने लगते हैं। पत्थर क्रीचर को लगते हैं, लेकिन उस पर कोई असर होता इसके बजाय वो क्रीचर और गुस्से में आ जाता है। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? अचानक क्रीचर रवि की ओर झपटता है और उसे पकड़ लेता है। छोड़ मुझे पुलकित, भाग, जल्दी भाग। नहीं, रवि को छोड़ दे। वो क्रीचर रवि को ऊपर उठाकर खाई के किनारे की ओर ले जाता है। रवि की चीख गूंजती है और फिर वो हमेशा के लिए शांत हो जाता है। पुलकित, समीर और काजल जान बचाने के लिए तेजी से भागते हैं। वो एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। वो क्रीचर उन्हें हर तरफ ढूंढ रहा था। वो हमें ढूंढ रहा है, अब क्या करें? पुलकित हड़बड़ाते हुए फोन निकालता है और जल्दी से अपने घर पर फोन लगाता है। फोन बजता है और दूसरी तरफ रंजन की आवाज आती है। हेलो, मुझे पता है कि आज तुम्हारा 20वां जन्मदिन है, पर जब तुम मरोगे तभी तो ये पूरा घर मेरा होगा। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? मम्मी पापा कहाँ हैं? रंजन ने हंसते हुए फोन काट दिया। क्या हुआ? क्या कहा चाचा जी ने? रंजन चाचा यही चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। उन्हें पता था कि आज मेरा 20वां जन्मदिन है, पर मैं मरूंगा तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। हमें अब उनसे कोई मदद नहीं मिलेगी। कुछ देर चुप्पी छा जाती है, लेकिन फिर उस क्रीचर की आवाजें करीब आने लगती हैं। अब क्या करें समीर? पुलकित, अगर काजल से तुम्हारी शादी हो जाए तो शायद ये श्राप खत्म हो जाएगा। शायद यही इसका समाधान हो। अगर इससे तुम्हारी जान बचती है तो मैं तैयार हूँ। हमें यहाँ से निकलकर कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी जहाँ ये शादी हो सके। तीनों जल्दी से नीचे की तरफ भागने लगते हैं। समीर, काजल और पुलकित भागते हुए आखिरकार एक सुरक्षित जगह पर पहुँचते हैं। काजल और पुलकित को जल्दबाजी में 7 फेरे लेने के लिए तैयार किया जाता है। समीर आग जलाता है। आग जल गई है, जल्दी करो, जल्दी फेरे पूरे करने। पुलकित और काजल फेरे लेने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन तभी हवा अचानक और तेज हो जाती है
और आग बुझ जाती है। क्रीचर वहां अचानक धमाके के साथ प्रकट होता है। उसकी भयंकर आंखें और टेढ़ा मेढ़ा शरीर उनके रोंगटे खड़े कर देता है। शादी करने का समय निकल चुका है। वो क्रीचर पुलकित के पास आता है। तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है इंसान? मेरे दोस्तों को छोड़ दो, उन्हें नुकसान मत पहुंचाना। ठीक है, उन्हें कुछ नहीं होगा। अचानक जमीन में एक बड़ी दरार पड़ती है, धरती फटने लगती है और उसके भीतर से एक गहरी खाई प्रकट होती है। क्रीचर उसे खाई की ओर खींचने लगता है। अब तू मेरे साथ चलेगा, पाताल लोक में, मेरे लोक में। नहीं! पुलकित का शरीर क्रीचर के साथ धीरे धीरे पाताल में समा जाता है। रात के लगभग 1 बजे गांव के बाहर एक पुराने खंडर से मंत्र पढ़ने की आवाजें आ रही होती है। ओम त्र्यंबकम यजमहि और एक तांत्रिक अग्नि प्रज्वलित करते हैं। ओम त्र्यंबकम तांत्रिक बिना रुके मंत्र पढ़े ही जा रहे हैं। ओम त्र्यंबकम यजमहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। ओम त्र्यंबकम यजमहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। हे चुड़ैल, मुझे पता है तू यहीं कहीं है। मुझे तेरे होने का आभास हो रहा है। छुपने का कोई फायदा नहीं होगा। मेरे सामने आ, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। ले, आ गई मैं। चला जा यहाँ से। चुपचाप यहाँ सामने बैठ जा। मैं नहीं बैठूंगी। तुझे जो करना है कर। बैठी हूँ ना। ओम त्र्यंबकम यजमहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। ओम त्र्यंबकम यजमहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। ये जाप बंद कर तांत्रिक, ये जाप बंद कर। तू इन गांव वालों को परेशान क्यों कर रही है? छोड़ दे इस गांव को। तांत्रिक, तू मेरे और गांव वालों के बीच मत आ, वरना तू भी मारा जाएगा। ओम त्र्यंबकम यजमहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। ओम त्र्यंबकम यजमहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। बंद कर। चुड़ैल अपनी शक्ति से तांत्रिक को यहाँ वहाँ पटक रही थी। तांत्रिक मंत्रों का जाप और जोर जोर से करने लगे। चुड़ैल अपने हाथ पैर पटकने लगी और सिंदूर को हवा में उड़ाने लगी। महाकाली के आदेश से मैं तुझे वश में करता हूँ। ये तूने अच्छा नहीं किया तांत्रिक। अब से तू मेरे वश में रहेगी। मैं इस गांव को श्राप देती हूँ। मैं वापस आऊंगी दुल्हन बनकर और इस गांव को बर्बाद कर दूंगी। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। कुछ दिन बाद गांव वाले चुड़ैल को भूल गए और उसके श्राप को भी। जय नाम का एक युवक अपनी पढ़ाई पूरी करके 6 साल बाद गांव वापस आ रहा था। सारे परिवार वाले बहुत खुश थे। अरे भाई जल्दी चलो, ट्रेन आ गई होगी। चलो चलो, मैं तो कब से तैयार होके बैठी हूँ। पर जब वो लोग स्टेशन पहुंचे तो जय के साथ एक लड़की थी। पिताजी, ये मेरी पत्नी है राखी। तूने शादी कब की? 3 महीने हो गए। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया पिताजी। सोचा आप दोनों को मिलके बताऊं। मुझे पता है आप नाराज होंगे, पर मेरी बात सुनकर फैसला लीजिए। बातें बाद में करेंगे। वाह, कितनी प्यारी बहू है। अब घर चलो, सारी बातें घर जाकर ही करेंगे। चलो।
जय के पिताजी नाराज थे, पर माँ खुश थी। माँ, मुझे पता है मैंने अच्छा नहीं किया बिना बताए शादी करके, पर एक बार पिताजी मेरी बात सुन ले तो वो मेरी सिचुएशन समझ जाएंगे। ये बात नहीं है जय, तेरे पिताजी किसी और चीज से परेशान है। वही पुरानी बात। कौन सी पुरानी बात माँ? वही चुड़ैल का श्राप कि वो वापस लौटेगी दुल्हन बनकर। ऐसा कुछ नहीं होगा पिताजी। वो ढोंगी बाबा बस गांव वालों से पैसा ऐंठने के लिए झूठ बोल रहा था। अपने गांव से कितने लड़कों ने शहर में ही शादी कर ली, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब खुश हैं। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ ना हो वही सही होगा बेटा। वो लोग बहू को लेकर गांव पहुंचते हैं। बहू ने घूंघट कर रखा था। जय के पिताजी अभी भी काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। तभी जय के पिताजी के फोन पे एक कॉल आता है। क्या? कब? कैसे हुआ? क्या हुआ पिताजी? जो नहीं होना था। जिस तांत्रिक ने चुड़ैल को अपने वश में किया था वो मर गए। क्या? जय की माँ अपने कमरे से एक सोने का हार लेकर बाहर आती है। ये मैंने तेरे लिए बना रखा था, आज के दिन के लिए। बेटा, आज तेरी मुंह दिखाई है ना? जय की माँ ने बहू के हाथ में वो हार दिया और जैसे ही उसका घूंघट उठाया तो वो डर के चीख पड़ी। मैं आ गई। दुल्हन चुड़ैल बन चुकी थी और चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी। जय की माँ चुड़ैल को देख के रूम के बाहर भागने की कोशिश करती है। तभी दरवाजा बंद हो जाता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। इतने सालों के बाद फिर से आजाद हो गई मैं। चुड़ैल माँ के बाल पकड़ के यहाँ से वहाँ पटकती है। साड़ी का पल्लू उसके गले में फंदा बनकर उसे मारने लगी। तभी पिताजी दरवाजा खटखटाते हैं। चुड़ैल माँ को पंखे से लटका देती है। भगवान, दरवाजा खोलो। चीख की आवाज से डर के पिताजी जोर से दरवाजे को धक्का देते हैं और सामने का मंजर देखकर वो सुन्न पड़ जाते हैं। पंखे में जय की माँ की लाश लटकी थी। अरे ये क्या हो गया? चुड़ैल रूम के एक कोने में बैठी थी। अब कोई फायदा नहीं, वो मर गई है। पिताजी यह वहां भागने लगते हैं। जय का नाम पुकारते हुए चुड़ैल भी उसके पीछे भागती है। जय, जय। भागते हुए पिताजी गिर जाते हैं। चुड़ैल पिताजी के ऊपर बैठ जाती है और अपने नाखून से पिताजी की छाती फाड़ देती है। पिताजी जोर से चीखते हैं। तभी जय घर के अंदर आता है। कमाल है, यहाँ कोई नहीं है। बहू आई, सब बेटे को भूल गए। जय रूम में जाता है। चुड़ैल अपनी पीठ की तरफ खड़ी थी। जय पीछे से चुड़ैल को बाहों में भर लेता है। राखी, कैसा लगा हमारा घर और मेरे माँ पिताजी? बोलो। जय आईने में देखता है तो उसे चुड़ैल दिखाई देती है। जय डर से यहाँ वहां देखने लगता है।
उसे माँ और पिताजी की लाश दिखाई देती है। तभी चुड़ैल अपने हाथों से जय का गला काट देती है। दुल्हन चुड़ैल गांव के हर घर में जाकर लोगों को मार देती है। सारे गांव वाले मारे गए। गांव फना हो गया। मैंने कहा था मैं वापस आऊंगी दुल्हन बनकर। अब कोई निकाल के दिखाओ मुझे इस गांव से। खबरदार, खबरदार, जो मेरी तरफ बढ़ी तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगी। हटो यहाँ से, मैं चाकू मार दूंगी। अरे रुको रुको, रश्मि मैं हूँ रतन, तुम्हारा पति। रतन, तुम? ये कैसा मजाक है रतन? अगर मैं तुम्हें चाकू मार देती तो क्या, अगर बीवी तुम जैसी खूबसूरत हो तो मैं क्या, कोई भी पति खुशी खुशी मर जाएगा। रतन, खबरदार, जो तुमने फिर कभी मेरे सामने मरने की बात की तो। ओके बाबा, नहीं करूंगा, तुम्हारी कसम। अच्छा सुनो, हनीमून के लिए मुझे छुट्टियां मिल गई है, हमें अभी निकलना है। सच्ची? मुच्ची। रतन, मैं 2 मिनट में तैयार होकर आई। क्या हुआ? देखता हूँ। दिस इज टू इन्फॉर्म यू माय डियर पतिदेव, हम पानी लाना भूल गए हैं। नॉट टू वरी, यहीं जंगल में कुछ दूर अंदर एक छोटी नदी है, मैं वहां से पानी ले आता हूँ। आगे चलकर कूलेंट डलवा लेंगे, तुम यहीं रुको। ये लड़की तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। इसके हाथ का चूड़ा बता रहा है कि इसकी नई नई शादी हुई है। अगर ये इतनी खूबसूरत है तो इसका पति कितना हैंडसम होगा। क्यों ना इसके शरीर पर कब्जा कर इसके पति को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूं। अरे ये क्या? ये क्या हो रहा है? रश्मि, रश्मि! क्यों रतन साहब, मजाक क्या आप ही को करना आता है? रश्मि, ये कोई मजाक है? मेरी तो धड़कन ही रुकने वाली थी। सर, आपके रूम 202 की चाबी। थैंक यू। रश्मि, तुम भी नहा लो, सफर की थकान मिट जाएगी।
तुम्हारे वापस आने तक अगर मैं सो जाऊं तो पहले से ही सॉरी। जोरों की भूख लगी है। भूख मिटाने के लिए मुझे कोई शिकार चाहिए। कौन है? कौन है? बचाओ, बचाओ मुझे! चुड़ैल से बचाओ, कोई मुझे बचाओ! चिल्लाओ और चिल्लाओ। एक तो दरवाजा बंद, ऊपर से सब घोड़े गधे बेचकर सो रहे हैं। कोई नहीं आने वाला तुझे बचाने, और मैं लगी हूँ तुझे बचाने। वाह, मजा आ गया। बड़ा ही गुदगुदेदार खाना था। अरे क्या हुआ पतिदेव, उठ क्यों गए? रश्मि, तुम कहाँ चली गई थी? रात के 2 बज रहे हैं। मैं यहाँ ना पाकर इतने परेशान हो गए थे। इतना प्यार करते हो मुझसे? ये मजाक का वक्त नहीं है रश्मि। कहाँ गई थी तुम? और ये तुम्हारे मुंह पर लाल लाल क्या लगा है? दरअसल नींद नहीं आ रही थी तो मैं टहलने बाहर चली गई थी, और बाहर ही एक मच्छर मेरे मुंह के पास बैठकर मेरा खून पी रहा था, तो मैंने उसे मार दिया। तो खून लगा होगा बस। अब सवाल जवाब ही करते रहोगे या सोओगे भी? चलो। सूरज सर पर आने को है, लेकिन भोला का अभी तक कुछ पता नहीं। कहाँ है भोला? सर, किचन में रात के वक्त बहुत चूहे आते हैं, तो वो उन्हें मारने के लिए किचन में ही सो गया था। किचन में सोया था तो क्या किचन खा गया उसे, या सारे चूहे मिलकर उसे अपने बिल में ले गए? बोलो। आने दो उसे, नौकरी से निकलवा दूंगा आज मैं उसे। कहाँ चला गया यार तू भोला? अरे वाह, मिल गया शिकार। अरे जाना ही था तो कम से कम अपने इस जिगरी दोस्त पवन को भी साथ ले जाता। तुम्हारी इच्छा पूरी करने आ गई पवन। मजा आ गया। इस होटल के नौकर चाकर माल अच्छा ठूसते हैं। पहले भोला गया पवन। आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं? पता तो करना होगा। आज हमारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है रश्मि। रश्मि, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं रतन, बस आज हम बहुत ज्यादा घूमे ना, इसलिए थक गई हूँ।
मेरे ख्याल से हमें सोना चाहिए। जो बीवी का हुक्म। आज कुछ भी हो जाए, मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगा कि मेरे होटल के लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। अरे सर, आपको जो पता लगाना है लगा लीजिए, मगर मुझे जाने दीजिए। बहुत जोर की नींद आ रही है। चुपचाप बैठा रह मेरे साथ, वरना कल हम दोनों में से कोई एक गायब हो जाएगा। सर, ये क्या? हमारे होटल में चुड़ैल? इसका मतलब पवन और भोला को इसी ने गायब किया है। कहीं इसने उन दोनों को मार तो नहीं दिया? ओ मेरी माँ! अरे वाह, आज एक नहीं दो शिकार मेरा भोजन बनेंगे। आज तो 56 भोग की थाली सज गई मेरे सामने। भागो भागो, होटल में चुड़ैल है, भागो! अरे भागते भागते कहाँ हो? पहले भूख तो मिटाने दो मेरी। मेरा ऑर्डर तो लिख लो। ये शोर कैसा? अरे छोड़ दो चुड़ैल जी, हमें छोड़ दो। कोई बचाओ हमें इस चुड़ैल से, बचाओ! ए चुड़ैल, छोड़ दे इनको, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़, मैंने कहा छोड़ दे मुझे। तू मुझे मारेगा? अब सबसे पहले मैं तुझे खाऊंगी। जय बजरंगबली। आज तो जा रही हूँ, लेकिन फिर मैं आऊंगी और सबको मार दूंगी। ओह गॉड, इस चुड़ैल ने रश्मि पर कब्जा कर रखा है। रश्मि, तुम ठीक तो हो ना? चुड़ैल से मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू मेरे पतिदेव। थैंक यू। कुछ समय पहले की बात है। चंद्रनगर नाम का एक गांव था, जहां मनोज अपनी पत्नी मीना के साथ रहा करता था। उनका बेटा हितेंद्र शहर में पढ़ाई कर रहा था, पर छुट्टियों में वो अपने दोस्त राजू के साथ गांव चला गया। मम्मी पापा, कैसे हो आप? मम्मी पापा? शहर जाकर ज्यादा अंग्रेजी आ गई है क्या? माँ और पिताजी नहीं बोला जा रहा है? माँ और पिताजी नमस्ते, इससे मिलिए। ये मेरा दोस्त रवि है, इसे अपना गांव दिखाने लाया हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो, तुम लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं माँ, चाय वाय बाद में पियेंगे, पहले मैं और रवि गांव दर्शन करेंगे। अरे नाश्ता तो कर लो। नहीं नहीं नहीं, मेरी बाइक कहाँ है? हितेंद्र ने अपनी बाइक निकालकर साफ की और जाने के लिए तैयार हो गया। तभी मनोज ने उसे अपने पास बुलाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वो बोला, पूरा गांव घूमना, सब देखना, लेकिन गलती से भी पूर्वी जंगल की तरफ मत जाना। क्यों अंकल? क्योंकि वहां वो रहती है। कौन? शैतानी बुढ़िया। शैतानी बुढ़िया? वो शैतानी करती है क्या? बेटा, उसका मजाक मत बना, वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उधर नहीं जाऊंगा। हितेंद्र बाइक स्टार्ट करता है और दोनों गांव देखने निकल पड़ते हैं। यार, ये गांव तो बड़ा ही प्यारा है, कितना शांत और साफ सुथरा है। हाँ, यही तो मैं तुझे दिखाने लाया था। शहर की भाग दौड़ से दूर ये गांव मेरे दिल के करीब है, और लोग भी बड़े सीधे साधे लगते हैं। हाँ, सो तो है, तभी तो शैतानी बुढ़िया जैसी चीजों को मानते हैं। तभी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उन्हें देखता है और पास आता है। बेटा, तुम गांव घूम रहे हो?
बस एक बात का ध्यान रखना, उधर उस जंगल की तरफ मत जाना। अंकल, ऐसा क्या है वहाँ? वहाँ शैतानी बुढ़िया का साया है, वहाँ जो भी गया वो लौट कर नहीं आया। कहीं वहाँ कोई पार्टी तो नहीं चल रही है कि जो गया मस्त होकर वहीं रह गया? क्या बोल रहे हो बेटा? अरे ये मजाक कर रहा है, हम लोग उधर नहीं जाएंगे। चल हितेंद्र। हितेंद्र फिर बाइक चलाना शुरू करता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। तूने सच कहा था यार, ये गांव वाले सच में बहुत अंधविश्वासी हैं। हाँ भाई, और उस बुढ़िया की तो बात ही मत कर, कितनी फिल्मी कहानी बना रखी है सबने। मुझे तो लगता है कि हमें उस जंगल को देखना चाहिए। बिल्कुल, बचपन से मैं सुनता आया हूँ, लेकिन कभी जाने की हिम्मत नहीं हुई। अब तो हम जाएंगे। सबकी चेतावनियों को ताक पर रखकर हितेंद्र और रवि उस जंगल की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाने लगे, रास्ता घना और सुनसान होता चला गया। तेज हवा चल रही थी, सारे पेड़ हिल रहे थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो हवा उन्हें नहीं लग रही थी। यार, इस जंगल में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा लग रहा है। जंगल में सन्नाटा नहीं तो क्या तुझे बारात मिलेगी? नहीं, मेरा मतलब इस जंगल में कुछ निगेटिव सा फील हो रहा है। हितेंद्र तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था और तभी अचानक सामने एक नहर आ जाती है। ओए सामने देख, नहर! अरे, ये अचानक से नहर कहां से आ गई? अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं था। हितेंद्र बाइक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है और दोनों नहर में गिर जाते हैं। यार बचा मुझे तैरना नहीं आता है। मुझे निकाल इस नहर से, मैं मर जाऊंगा। अरे बस 1 मिनट रुक, मैं बाहर आ जाऊं, अभी तुझे भी निकालता हूं। तू साइड में आने की कोशिश कर। अरे मुझे बाहर निकाल, मैं सच में मर जाऊंगा। जल्दी कर। ला रवि, अपना हाथ मुझे दे, जल्दी। रवि हितेंद्र का हाथ पकड़ता है, लेकिन अचानक वो वापस पानी में डूबने लगता है और हाथ छूट जाता है। हितेंद्र उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रवि का हाथ बार बार छूट रहा था। रवि को ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींच रहा है। हितेंद्र, कोई मेरा पैर पकड़कर मुझे नीचे खींच रहा है। अरे कुछ नहीं है, तुझे बस डर लग रहा है। अचानक एक ही झटके में रवि का शरीर पानी के अंदर चला जाता है, जैसे किसी ने उसे अंदर खींच लिया हो। हितेंद्र घबरा जाता है, पर अगले ही पल रवि दोबारा हाफता हुआ ऊपर आ जाता है और इस बार हितेंद्र उसे बाहर खींच लेता है। तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, पर यार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खींच रहा था। हाँ, वो पानी में ऐसा ही लगता है। दोनों चैन की सांस लेते हैं, पर तभी हितेंद्र की नजर उसकी बाइक पर पड़ती है, जो नहर में डूब रही होती है। अरे मेरी बाइक, मुझे इसे बचाना होगा। वो तुरंत नहर के किनारे जाता है और बाइक को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक धीरे धीरे पानी में समा जाती है। छोड़ दे यार, बाइक गई। अब हमें यहाँ से भागना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। हाँ चल, निकलते हैं यहाँ से। दोनों दौड़ने लगते हैं, तभी उन्हें अचानक से एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो क्या था? पता नहीं, तू बस जल्दी चल, हमें घर वापस पहुंचना है। दोनों जंगल के बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर तरफ एक जैसे पेड़ और एक जैसे रास्ते दिखाई दे रहे थे। हम बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? ये कैसी जगह है? कहीं वो सब सच तो नहीं कह रहे थे कि यहाँ शैतानी बुढ़िया रहती है? तभी वहां की तेज हवाएं अजीबोगरीब आवाजें करने लगती है और हर कदम पर दोनों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हितेंद्र, मुझे लग रहा है कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। प्लीज ऐसी बातें मत कर, मुझे पहले से ही डर लग रहा है। हितेंद्र और रवि घबराकर चारों तरफ देखने लगते हैं। पेड़ और रास्ते सभी एक जैसे दिखाई दे रहे थे। हितेंद्र थक हार कर अपने पिता मनोज को फोन करता है। पिताजी, मैं और रवि हम लोग जंगल में फंस गए हैं। जंगल से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा और बाइक भी नहर में गिर गई है। मैंने तुझे मना किया था कि उस जंगल में मत जाना, पर तू है कि मानता नहीं।
और किस नहर की बात कर रहा है तू? इस गांव के आसपास या उस जंगल में दूर दूर तक कोई नहर नहीं है। क्या? अरे पिताजी, बाइक सच में नहर में गिर गई है और रवि भी डूबते डूबते बचा है। ये सब उस बुढ़िया की माया होगी। तू रुक, हम तुम दोनों को लेने आ रहे हैं। बस तू उस बुढ़िया से बचकर रहना। फोन कट जाता है। हितेंद्र और रवि को समझ में नहीं आता कि उन्होंने जो देखा क्या वो झूठ था या फिर सच। वो चारों ओर देखने लगते हैं और तभी पास में एक पेड़ के पास कुछ हलचल होती है। हितेंद्र, वो देख, कुछ हिल रहा है। ये तो सांप है। अगर ये बुढ़िया वाली बात सच है तो इस सांप से बचकर रहना होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि ये काली शक्तियां सांप के रूप में आती हैं। वो बड़ा सा सांप पेड़ों के पीछे से निकल रहा था और उसे देखकर उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। तभी वो सांप एक पेड़ के पीछे जाता है और वहां से एक खूबसूरत लड़की सामने आती है। इच्छाधारी नागिन? ये इच्छाधारी नागिन है हितेंद्र। सांप सच में दूसरी तरफ जा रहा था, लेकिन उन दोनों को यकीन नहीं हुआ कि इतनी खूबसूरत लड़की जंगल में कैसे आ सकती है। अरे, मैं कोई नागिन नहीं हूँ, यकीन करो। मैं भी तुम लोगों की तरह यहाँ फंसी हुई हूँ। ये जंगल बहुत अजीब है, कोई रास्ता ही नहीं मिलता बाहर जाने का। तुम यहाँ कैसे फंसी? मैं भी जंगल देखने आई थी और अब रास्ता नहीं मिल रहा। तुम लोगों ने भी देखा होगा, हर तरफ वही पेड़ और वही रास्ते। बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। उन दोनों को पूरा यकीन तो नहीं था, पर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अब वो तीनों मिलकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर जितना ही वो कोशिश करते हैं उतना ही वो गहरे जंगल में फंसते जाते हैं। ये क्या हो रहा है? हम बार बार उसी जगह पर क्यों वापस आ जा रहे हैं? यार, तू मुझे कहाँ लेकर आ गया? मैंने तुझे मना किया था। झूठे कहीं के, अब फंस गए तो कह रहा है कि मैंने मना किया था। पहले तो बड़ा एक्साइटेड था यहाँ आने के लिए। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी धुंध फैलने लगती है। सामने से मनोज आता दिखाई देता है। वो लोग चैन की सांस लेते हैं। आप आ गए? हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आ गए। चलो। थैंक गॉड अंकल, आप आ गए। ये मेरे पापा नहीं हो सकते। उन्हें तो पापा कहलवाना पसंद ही नहीं है। ये जरूर उस बुढ़िया की माया है, उस नहर की तरह। उसके इतना कहते ही मनोज एक काले साए में बदल गया और गायब हो गया। हे भगवान, यहाँ क्या सच है और क्या झूठ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लगता है हमारी मौत यहाँ लिखी हुई है। वो तीनों जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते, हर तरफ वही पेड़ और वही रास्ते दिखाई देते। हर कदम के साथ डर और गहरा होता जा रहा था। हितेंद्र की हथेलियां पसीने से भीग गई और तभी रवि चिल्लाया, मैं अब और नहीं झेल सकता। ये लड़की ही सब कुछ कर रही है। ये वही बुढ़िया है। मैं? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों ऐसा करूंगी? झूठ बोल रही है। ये वही शैतानी बुढ़िया है। बस करो तुम दोनों, झगड़ने से कुछ नहीं होगा। तुझे याद है रवि, हम बचपन में ऐसे ही एक पार्क में खो गए थे, तो वहां से भी तो निकल गए थे ना? हाँ, मुझे याद है, पर वो बात अलग थी यार। ये मायावी जंगल है। ये सुनकर हितेंद्र की आंखें बड़ी हो गई। वो चिल्लाया, ये तू नहीं हो सकता रवि। तू कौन है? सच बता, क्योंकि रवि मेरा बचपन का दोस्त है ही नहीं। वो तो मुझे कॉलेज में मिला था। तो तू आखिर समझ ही गया। रवि की आंखों में अचानक से एक खतरनाक लाल चमक उभरी और उसका चेहरा डरावना हो गया। वो खतरनाक शैतानी बुढ़िया में बदल गया। तुम्हारा दोस्त तो उसी समय मेरी मायावी नहर में डूबकर मर गया था और अब तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि कोई यहाँ से बचकर नहीं जाता। हे भगवान, अब तक हम इस बुढ़िया के साथ टहल रहे थे। तुमने रवि को मार दिया। और अब तुम्हारी बारी है। नए शिकार आ गए। बुढ़िया अचानक उस पर झपट पड़ती है। हितेंद्र ने
चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन बुढ़िया ने एक ही झटके में हितेंद्र की गर्दन तोड़ दी। ये मंजर देखकर उस लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन उस बुढ़िया ने उसे अपनी चोटी में लपेट लिया और उसका गला घोंट दिया। दूसरी तरफ हितेंद्र के पिता मनोज और कुछ गांव वाले जंगल में उनकी तलाश कर रहे थे और वो आखिर उस जगह पर पहुंचे जहां पर उन दोनों की लाश पड़ी थी। मेरा बच्चा, आए मेरा बच्चा। एक बाबा अपनी गुफा में ध्यान कर रहा था। रात का समय होने के कारण उसका यज्ञ और भी भड़कता हुआ दिखाई पड़ रहा था। आंखें बंद करके उसका मंत्र उच्चारण चल रहा था। तभी अचानक उसे एक बिल्ली की आवाज सुनाई दी और उसका ध्यान भंग हो गया। उसने गुस्से से आंखें खोली और यहां वहां बिल्ली को ढूंढने लगा। एक काली बिल्ली गुफा के एक कोने से बाहर आई। उसे देखकर बाबा गुस्से से कहने लगा, दुष्ट बिल्ली, तूने मेरा ध्यान भंग किया है। इस बुरे साहस का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। बाबा से डरकर वो काली बिल्ली पूरी गुफा में भागने लगी। बाबा भी उसके पीछे पीछे भागने लगा, पर भागते भागते बाबा थक गया और गुस्से से लाल होने लगा। उसने बिल्ली की तरफ हाथ बढ़ाकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। बाबा के हाथ से एक तेज रोशनी निकली और वो रोशनी बिल्ली पर जाकर गिरी। बिल्ली अब भी भाग रही थी और रोशनी के झटके के कारण वो गलती से यज्ञ में जा गिरी। नहीं! बाबा डर गया और भागता हुआ यज्ञ के पास आया। वो बिल्ली को निकालने की कोशिश करने लगा, पर वो आधी से ज्यादा जल चुकी थी। बिल्ली अब आग में जल रही थी। तब आग का रंग धीरे धीरे काला हो रहा था। बाबा उस आग को देखकर बहुत ज्यादा डर गया और उस आग को बुझाने के बारे में सोचने लगा। इस आग को कैसे भी करके बुझाना होगा। इस पर पानी डालना होगा, तभी ये शांत हो सकती है, वरना बरसों पुराना राज फिर से बाहर आ जाएगा। बाबा पानी ढूंढने के लिए गुफा के अंदर गया और थोड़ी देर बाद एक बाल्टी में पानी लेकर वापस आया। उसने वापस आकर यज्ञ की तरफ देखा तो डर के मारे उसके हाथ से पानी की बाल्टी नीचे गिर गई। उस काली आग से एक चुड़ैल बाहर निकल रही थी, जो दिखने में खूनी और खूंखार थी। बाबा ने जल्दी में डरते हुए वो बाल्टी उठाई और बचा कुचा पानी उस चुड़ैल और यज्ञ पर डाल दिया। वो काली आग तो उस पानी से बुझ गई, पर चुड़ैल पर पानी का कुछ असर नहीं हुआ। अब आग और पानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चुड़ैल यज्ञ से बाहर आई और बाबा को पकड़ लिया। कुछ साल पहले तूने ही मुझे इस अग्नि में बंद कर दिया था। अब तेरी ही गलती से मैं फिर से बाहर आई हूँ। चुड़ैल ने उस बाबा की गर्दन से खून पीना शुरू किया। बाबा जिंदगी के लिए तड़प रहा था। कुछ देर बाद बाबा की मौत हो गई और चुड़ैल ने उसके शरीर को यज्ञ में फेंक दिया। बाबा का शरीर यज्ञ में गिरते ही काली आग फिर से धधक उठी। अब उनकी बारी है
जिन्होंने मुझे मारने में तुम्हारी मदद की थी, अमित और कमला। मैं आ रही हूँ। अमित और कमला को एक बेटी हुई थी जिसका नाम उन्होंने आरू रखा था। आरू अब स्कूल में जाती थी। ऐसे ही एक दिन वो स्कूल से वापस आ रही थी, तभी उसे उसकी इंग्लिश की टीचर ने पीछे से आवाज दी। आरू, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? यस मैडम, क्या बात है? मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ। क्यों मैडम, मैंने कोई गलती की है? आप मेरी शिकायत करना चाहती है? अरे नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं किया है। मुझे उनसे पुराना काम है। हाँ, फिर ठीक है, आइए। टीचर आरू के पीछे पीछे उसके घर तक आई। मैडम, यही मेरा घर है। अच्छा, तो यहाँ रहते हैं दोनों। अंदर चलिए ना मैडम, माँ और पापा अंदर ही है। नहीं बेटा, आज नहीं, रात हो गई है ना, मैं उनसे कल मिलती हूँ। इतना कहकर टीचर वहां से चली गई और आरू भी घर के अंदर आ गई। घर में कमला और अमित बैठे हुए थे। आरू अंदर आई और कहने लगी, माँ, कल मेरी इंग्लिश की टीचर तुम दोनों से मिलने आने वाली है। अरे क्यों? अब क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया पापा, उन्हें आपसे कुछ पुराना काम है। अमित और कमला दोनों सोच में पड़ गए कि ये कौन है जिसे उनसे काम था और वो भी पुराना। दूसरे दिन आरू अपने हमेशा के वक्त पर स्कूल चली गई। शाम के समय जब घर में अमित और कमला दोनों थे, तब किसी ने दरवाजा खटखटाया। अमित ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर वो टीचर खड़ी थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आइए ना, आरू ने बताया था कि आप आने वाली हैं। कमला, मैडम के लिए चाय ले आओ। टीचर और अमित बैठ गए और कमला चाय लेकर बाहर आई। आपको हमसे कौन सा पुराना काम था? कमला के इतना कहते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आने लगी। चुड़ैल को देखकर दोनों बुरी तरह से डर गए। कुछ याद आया अमित? मैं वही खून पीने वाली रूपा हूँ और ये मेरा नया रूप है। मुझे जलाने में तुमने उस बाबा की मदद की थी ना? उस बाबा को तो कब का मार दिया मैंने। अब तुम दोनों की बारी है। चुड़ैल ने दोनों को उठाया। पहले वो अमित का गला चीरकर उसका खून पीने लगी। कमला वो सब देख देख कर जोर जोर से चीख रही थी। अमित को मारने के बाद उस चुड़ैल ने कमला के गले में अपने दांत गड़ाए और उसका खून पीने लगी। कमला को भी मारने के बाद उसने दोनों के शरीर नीचे फेंक दिए। उसका पूरा मुंह खून से लाल हो चुका था और वो जोर जोर से हंसने लगी जैसे उसकी बरसों की खून की प्यास बुझ गई हो। मिस्टर जयंत, आप लोग नए हो, कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है। ऐसे में तुम और तुम्हारी टीम काम कैसे कर पाएगी? सर, आप काम देंगे तो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। हमें बस आपके भरोसे की जरूरत है। बट जहां बॉक्साइट निकालना है वो एरिया बहुत खतरनाक है, सोच लो। हम आज के युवा हैं सर, खतरों से खेलना और लड़ना दोनों जानते हैं। आप काम देकर तो देखिए।
हम आपको बॉक्साइट निकाल कर ही देंगे। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। ओके देन मिस्टर जयंत, ये प्रोजेक्ट तुम्हारा हुआ। तुम्हें कल ही अपनी टीम के साथ रामपुर के जंगलों के लिए निकलना होगा। वहां बॉक्साइट निकालने के लिए कितनी मशीनरी लगेगी, मुझे उसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए। अंडरस्टूड? थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। क्या बात बनी कि नहीं? जयंत, कुछ बोलोगे भी? क्या हुआ है? क्या बोलूं यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पता था मुझे, नए लोगों पर कोई इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता। गया ये भी काम हाथ से। अरे मैंने कब कहा काम हाथ से गया? मतलब? हमें काम मिल गया है। बॉक्साइट निकालने के प्रोजेक्ट को हमें ही लीड करना है। सच्ची? मुच्ची। आ जाओ यार, इसी बात पर गले लग जाओ। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! मेरे ख्याल से हमें टेंट यहीं गाड़ देना चाहिए। अंदर जंगल में जंगली जानवरों के आने का खतरा होगा। लग जाओ काम पर। दोस्तों, इस मैप के अनुसार बॉक्साइट 5 किलोमीटर के दायरे में ही होना चाहिए और हमें उसी के अंदर खुदाई करवानी पड़ेगी। अच्छा, शुरुआत कहां से करनी है हमें? डिटेक्टर जहां जहां सिग्नल दिखाएगा वहां हम निशान लगाते चले जाएंगे। उसके पास यहां की भौगोलिक स्थिति को देखकर कितनी मशीनरी चाहिए उसकी डिटेल्स बॉस को भेज देंगे। बस फिर मशीनरी आते ही कहीं से भी शुरू कर देंगे। चलो। अबे यार मुकुल, तुझे डर तो नहीं लग रहा है ना? अरे जयंत, स्वाति, ये मुकुल कहाँ गया? अरे अभी तो हमारे साथ ही चल रहा था, ऐसे अचानक कहाँ गायब हो गया? मुकुल! मुकुल! मुकुल, कहाँ हो तुम? मुकुल! यहाँ भी नहीं है। आखिर ये गया कहाँ? आसमान निगल गया या ये जंगल? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं वो हमारे साथ छुपन छुपाई तो नहीं खेल रहा? कैसी बात कर रहे हो प्रमोद? हम यहाँ काम करने आए हैं या छुपन छुपाई खेलने? बचाओ! बचाओ! ये तो मुकुल की आवाज है। आवाज उस झाड़ी के पीछे से आ रही है। बचाओ! बचाओ! ओह गॉड, ये तो नरभक्षी है। हमें मुकुल को बचाना होगा। पागलों जैसी बात मत करो स्वाति। देख नहीं रही हो उन्हें? कैसे मुकुल को जिंदा ही खा रहे हैं। ऐसे नरभक्षियों के सामने जाना भी मौत को दावत देने जैसा है। तो क्या हम अपने दोस्त को ऐसे ही मरने देंगे? और कोई चारा भी नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता कि इन दो के अलावा यहाँ और कितने नरभक्षी हैं। अगर बाकी भी आ गए तो हमारी हड्डियां भी नहीं बचेगी। यहाँ से भाग निकलने में ही हमारी भलाई है। ओह गॉड, उसने हमें देख लिया है। भागो! प्रमोद, जयंत और स्वाति तेजी से भाग रहे थे। नरभक्षी एक डरावनी आवाज निकालकर उन्हें दौड़ा रहा था। भागते भागते एक झाड़ी में तीनों जाकर छुप जाते हैं। तभी एक नरभक्षी आकर
उन्हें ढूंढता है। प्रमोद, जयंत और स्वाति बुरी तरह से डरे हुए थे। वे झाड़ियों के बीच से उसे देख रहे थे। तभी दूसरा नरभक्षी वहां आ जाता है। फिर वे वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही तीनों राहत की सांस लेते हैं। अंधेरा होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम दोनों का? बॉक्साइट की मैपिंग किए बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते। अगर चले गए तो ये काम भी हाथ से निकल जाएगा। अरे दिमाग हमारा नहीं, तेरा खराब हो गया है जयंत, जो यहाँ रुकने की सोच रहा है तू। अरे जब जिंदा ही नहीं बचेंगे तो कैसा बॉक्साइट, कैसा प्रोजेक्ट? अगर जिंदा रहेंगे तो ऐसे और कई काम मिल जाएंगे। हाँ जयंत, हमें यहाँ से जाना होगा। वैसे भी ये जंगली नरभक्षी लोग सदियों से यहाँ रहते आ रहे हैं। उन्हें पता है जंगल में कैसे रहा जाता है। वो यहाँ रोजाना ना जाने कितने शेर, चीते, सांप और बिच्छू से लड़ते होंगे। यही उनकी प्रकृति है जयंत। बिना सोचे समझे हम यहाँ आ गए। ये हमारी गलती है। हमें नहीं आना चाहिए था। जान है तो जहान है। तुम दोनों समझ नहीं रहे हो। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अरे समझने की कोशिश तू नहीं कर रहा है यार जयंत। ये जंगल जंगली लोगों का घर है, हमारा नहीं। हम यहाँ उनके लिए घुसपैठिए हैं। वो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ खतरा है। खतरा है तो लड़ते हैं ना उससे। अरे ऐसे भागने की क्या जरूरत है? वैसे भी प्लेन को वापस बुलाने में 5 से 6 घंटे जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है बिना लड़े हम उन नरभक्षियों से बच जाएंगे? वो हमें नोटिस कर चुके हैं और हमें ही ढूंढ रहे हैं। हमें जिंदा रहना है तो उनसे लड़ना ही होगा। कैसे? हमारे पास तो हथियार भी नहीं है लड़ने के लिए। मेरे पास एक चाकू है। बढ़िया, हम मजबूत और बड़े डंडे काटकर उसे नुकीला बनाकर हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। जल्दी से लकड़ियां ढूंढो। तुम्हें विश्वास है ना कि हम इन नुकीले डंडों से उन नरभक्षियों से लड़ पाएंगे? अरे मैंने हॉलीवुड की एक फिल्म में देखा था। उसमें हीरो ऐसे ही जंगली दुश्मनों को मारता है। चलो आगे बढ़ो। सावधान रहना, हम पर कहीं से भी हमला हो सकता है। तभी ऊपर पेड़ पर बैठा नरभक्षी जंप करके प्रमोद पर हमला कर देता है। वो प्रमोद को दांत से काटने की कोशिश करता है। तभी प्रमोद डंडा सामने करता है, जिससे नरभक्षी का मुंह डंडे में फंस जाता है और जयंत, स्वाति उसे डंडे से खूब मारते हैं, पर उसे कुछ असर नहीं होता। तभी जयंत को मोटी लकड़ी नजर आती है। वो लकड़ी उठाकर नरभक्षी के गाल पर कसकर मारता है। नरभक्षी लड़खड़ाते हुए दूर जा गिरता है। उठ! तभी नरभक्षी भी उठ जाता है और जयंत पर टूट पड़ता है। जयंत नुकीला डंडा उसके शरीर में डसने की कोशिश करता है, पर नरभक्षी डंडे को जयंत से छीनकर तोड़ देता है और जयंत के पेट में अपना हाथ घुसेड़ देता है। जयंत वहीं पर मर जाता है। जयंत! जयंत! नरभक्षी जयंत के पेट से हाथ निकालकर स्वाति की ओर बढ़ता है। तभी पीछे से प्रमोद नरभक्षी की पीठ में नुकीला डंडा घुसेड़ देता है। नरभक्षी पीछे मुड़कर प्रमोद को मारने ही वाला होता है कि तभी स्वाति भी उसकी पीठ में दूसरा डंडा घुसेड़ देती है। नरभक्षी चिंगारते हुए जमीन पर गिर जाता है। वहां से प्रमोद और स्वाति भागते हैं और फिर स्वाति पत्तियों के ढेर के सामने खड़ी हो जाती है। वहीं प्रमोद एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। तभी दूसरा नरभक्षी स्वाति के सामने आ जाता है।
वो स्वाति के ऊपर जंप करके हमला करता है। तभी स्वाति पीछे हो जाती है और दूसरा नरभक्षी पत्तियों के ढेर में गिर जाता है, जिसके नीचे बड़ा गड्ढा होता है। उसके गिरते ही प्रमोद पेड़ पर बड़ी रस्सी को काट देता है, जिसके बाद ऊपर से बहुत सारी नुकीली लकड़ियां दूसरे नरभक्षी के ऊपर आ गिरती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। प्रमोद और स्वाति उसे देखते हैं। और नरभक्षी आए उससे पहले हमें जंगल से बाहर निकल जाना होगा। प्रमोद और स्वाति दौड़ते हुए घने जंगल से दूर आ जाते हैं, रुक कर हांफने लगते हैं। तभी प्रमोद का फोन बजता है। वो जेब से फोन निकालता है। हेलो प्रमोद, ये जयंत और मुकुल फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? और काम कहां तक पहुंचा? सॉरी सर, अब वो कभी फोन नहीं उठा पाएंगे। दोनों मर चुके हैं और हम भी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर जंगल से बाहर निकले हैं। हम ये काम नहीं कर पाएंगे और आप भी भूल जाइए। अरे लेकिन स्वाति और प्रमोद चले जा रहे थे। तभी उनकी तरफ कोई बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आया। स्वाति और प्रमोद दोनों पीछे पलटकर देखते हैं और